डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अब तक आपने डिसीजन जो कंट्रोल है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर हमारा लूप्स से रिलेटेड है, जो सेट ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरीके से एफिशिएंटली उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करनी है। और अब हम जो है, जो पहली जो चीज आती है वो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ऑपरेटर्स हमें दोबारा देखने होंगे, जिसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। बास दफा ऐसे होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे भी वही वेरिएबल आ रहा है विद अ सिंगल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो उसको लिखने की शॉर्ट हैंड नोटेशन भी हमारे पास है। लाइक आपके पास किस है, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू। तो अगर लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी आपके पास ए आ रहा है और सिर्फ एक ऑपरेटर आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है और साथ कोई वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कार है ए प्लस इज इक्वल टू टू। सिमिलरली दिस माइनस का है तो ए माइनस इज इक्वल टू बी। ये मल्टीप्लाई के साथ अटैच है तो ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फाइव। ये डिवीजन के साथ है और ये रिमाइंडर के साथ। तो इस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लूप्स के अंदर जरा इसका इस्तेमाल ज्यादा आता है, इसलिए आपको हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। मजीद हमारे पास अगर जस्ट वन का इंक्रीमेंट आ रहा है, जैसे कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन या जे इज इक्वल टू जे माइनस वन, तो हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर हमारे पास होता है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, जो कि सिंगल मामला को डील करने के लिए वन की वैल्यू को। तो अगर आप लिख दें आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, इसका मकसद यही है कि आई में से आई में एक ऐड कर दें आई की वैल्यू में, या आई की वैल्यू में से एक माइनस कर दें। अब जो प्लस प्लस का साइन है और जो माइनस माइनस का साइन है, इसकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है, ये किस जगह पे आपने इस्तेमाल किया। अगर आपने ये इस्तेमाल किया आई प्लस प्लस जो कि पोस्ट है, तो इसका मतलब है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं पहले वो एक्टिविटी कर लें। आपका कंप्यूटर कंपाइलर उस एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करेगा और जब वहां से वो मूव कर रहा होगा तो मूव करते साथ वो ये एक्टिविटी भी साथ करके तब मूव करेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है लेट आई इक्वल टू फाइव है और सी आउट आपके पास आई प्लस प्लस है। इसका मतलब है पहले आप आउटपुट दें आई की वैल्यू जो कि फाइव है और उसके बाद आई के अंदर एक का इजाफा करें। मतलब ये दो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे, सी आउट आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये दो स्टेटमेंट का जो कंबाइन है वो जस्ट एक में कर दिया गया, तो ये आपका कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि पहले जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं वो परफॉर्म होगी और जब उस एक्टिविटी से निकलेगा तो निकलने से पहले बिल्कुल आखिरी टाइम पे एज पे ये एक्टिविटी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो करता हुआ निकल जाए। जबकि जैसे कि यहाँ पे आपको प्री नजर आ रहा है प्लस प्लस आई, तो प्लस प्लस आई ये कह रहा है कि पहले आप ये इंक्रीमेंट करें देन सी आउट वाली एक्टिविटी परफॉर्म करें, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंटल है। तो इसकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है कि ये प्री में है या पोस्ट में है। प्री है तो पहले एक्टिविटी करें इंक्रीमेंट की या डिक्रीमेंट की, और पोस्ट है तो पहले अपनी एक्टिविटी जो उसके साथ वो अटैच है वो परफॉर्म होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेशन जो भी आपने एसोसिएट किया वो परफॉर्म होगा। सिमिलरली जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने कंबाइंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया, आई प्लस इज इक्वल टू वन के पहले आप आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट करें और उसके बाद आई की वैल्यू को प्रिंट कराएं, क्योंकि ये इंक्रीमेंट जो है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। सिमिलरली ये डिक्रीमेंट के लिए भी यही, अगर एक का डिक्रीमेंट करना है देन हमारे पास यही ऑप्शन दोबारा मौजूद है। लेट मैंने सपोज किया जे की वैल्यू थ्री है और सी आउट जे माइनस माइनस, मतलब पहले आपने सी आउट कराना है और फिर जे में से एक वैल्यू माइनस करनी है, उसकी वैल्यू में से एक ही माइनस करना है। और यहाँ पे पहले सी आउट माइनस माइनस जे पहले माइनस करें वन जे में से और उसके बाद जे की वैल्यू को आप प्रिंट कराएं। तो ये दो स्टेटमेंटों का कंबाइन जो है ये आपका प्री इंक्रीमेंट एंड प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये हमारी लूप्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए मुझे आज ये पहले आपको बताना पड़ा, फिर हम लूप्स की तरफ आते हैं। लूप की मोटिवेशन की बात करें तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमें ये कहा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर बाय द यूजर, कि यूजर आपको कोई नंबर इनपुट करता है और आप उसका टेबल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे
ये प्रोग्राम बनाया और नॉर्मली तौर पे हम टेबल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम लिख दिया गया इसका कि नंबर वन मल्टीप्लाई का साइन ऐसे कैसा, वन वैल्यू के तौर पे, इक्वल टू का साइन ऐसे कैसी, और नंबर मल्टीप्लाई बाय वन, फिर 2 3 4 जो इनके आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम पे एंडल के से आप जो इसकी आउटपुट है वो आपके सामने यहाँ पे गिवन भी कि यूजर ने 5 एंटर किया तो इसने 5 का नंबर डिस्प्ले कर दिया, पूरा टेबल डिस्प्ले कर दिया। अगर इस पे हम गौर से देखें तो हमें तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सेम नजर आ रही है, ये स्टेटमेंट भी पूरी की पूरी सेम नजर आ रही है, कोई फर्क नहीं है। हाँ यहाँ पे फर्क है, ये 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से ये 10 तक जा रहा है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 1 1 1। बिल्कुल ओके, हमें पैटर्न नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई पैटर्न है, इक्वल टू बी सेम एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और ये भी 1 से लेकर 10 तक जा रहा है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 10। जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, 2 है तो ये भी 2 है, ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है। तो समझ आई कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल हो जाए, अगर मैं इसे आई कहता हूं तो ये भी आई होगा, लेकिन आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चली जाए तो ये मामला जो है ये लूप के जरिए इजीली हल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न मौजूद है जिसको हम बड़े इजीली रिपीटेटिव स्टेटमेंट जो है उनको बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं इफेक्टिव वे में। तो अगर एक दूसरी एग्जांपल भी आपको दी जा रही है, व्हेन इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर वो आपको 10 कहता है तो बड़ा इजी है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 आपने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर वो कहता है फर्स्ट एन, एन यूजर आपको वैल्यू दे, वो 10 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, वो वैल्यू आपको 15 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, देन उसके लिए क्या करेंगे? हमें ये तो पता है कि एक वैल्यू स्टार्टिंग है, एक एंडिंग आपका एन है और एक एक का इंक्रीमेंट है, लेकिन सादा प्रोग्राम हमारा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसे मामला के लिए हमें लूप की बड़ी अच्छा जरूरत पड़ती है। तो लूप क्या होता है, तो पहले उसे अंडरस्टैंड करते हैं जी। लूप क्या है? लूप आर अमंग द फंक्शनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करता है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ये लूप्स प्रोवाइडेड होते हैं और दे अलाउ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। ब्लॉक ऑफ कोड है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती है जिनको आप बार 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 परफॉर्म करें। और इसके अंदर जो नॉर्मल लूप्स आपको तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं वो फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। इनके लिखने के स्टाइल डिफरेंट है माम, लेकिन मकसद तकरीबन एक ही जैसा है। जो इनके अंदर कॉमनैलिटीज है वो क्या, इनके अंदर सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन का मामला होगा जिसे आप स्टार्ट वैल्यू कह सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। मैं वैल्यू से हट के पॉइंट की तरफ इसलिए आ रहा हूं कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमेशा इंटीजर या फ्लोट के अंदर वैल्यूज हो, नंबर्स के अंदर वैल्यूज हो, कैरेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास मामला आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कह दिया। तो सबसे पहले वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके पास गिवन होगा और उसके बाद सेकंड चीज नंबर के ऊपर, जैसे कि ये आपके पास क्या होगा, कंडीशन या स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपके पास होगा। कंडीशन अगर वो नंबर है तो बड़ी अच्छी तरीके से हमारी कंडीशन डिजाइन हो जाएगी, और लेकिन अगर आपके पास कोई करेक्टर के हिसाब से आ रहा है तो कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा जो हमारे पास मेंशन होगा। और उसके बाद इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या मैं यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब है कि हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया की तरफ मूव करवाए किसी भी तरीके से, तो आपको कन्वर्जिंग क्राइटेरिया आपका गिवन होगा। तो इसका अगर मैं फ्लो देखूं तो सबसे पहले लूप के अंदर क्या होता है कि आपके पास इनिशियलाइजेशन आ जाती है, देन आपकी कंडीशन आती है। कंडीशन आपके ट्रू है तो आपके पास जो स्टेटमेंट ट्रू के केस के अंदर आपने परफॉर्म करनी है, सिंगल करवाएं या मल्टीपल करवाएं, वो परफॉर्म होती हैं। और जब वो परफॉर्म होती हैं उससे निकलते हुए आप जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या वो मैं आपसे कन्वर्जिंग क्राइटेरिया कह रहा हूं जो कि मैं कंडीशन की तरफ जो हमारी फाइनल टर्मिनेशन है उसकी तरफ मूव करवाएगा, वो मामला आप बिल्कुल जब स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लें तो फिर वो मामला आते हैं और इसके फौरन बाद आप फिर कंडीशन चेक करते हैं। तो ये इसका एक साइकिल चलता है कि ट्रू के केस के अंदर पहले सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स, फिर इसके अंदर जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टॉपिंग क्राइटेरिया, और उसके बाद आप इसमें कंडीशन चेक करेंगे और इस तरीके से आपका ये फ्लो चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप इस ब्लॉक से बाहर निकल आएंगे और जो इसके बाद सीक्वेंस के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट्स आ रही हैं आप उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो आपने फ्लो को, प्रोग्राम के फ्लो को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल किया, तो इसलिए कंट्रोल फ्लो, इसे कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और ये आपका लूप का, तमाम लूप्स का यही मैकेनिज्म होता है।
डू वाइल लूप के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, उसके अंदर कंडीशन बाद में चेक की जाती है, वो आपको बता दिया जाएगा अभी। तो तीन चीजें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइजेशन, स्टॉपिंग क्राइटेरिया जिसे कंडीशन कहते हैं, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हर लूप्स के अंदर ये तीन चीजें आती हैं। अब हम आते हैं कि इनका फ्लो किस तरीके से होगा। तो फॉर लूप का जो स्टाइल है वो ये कि फॉर स्मॉल में, उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, और इसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो इनिशियलाइजेशन का होता है, और उसके बाद ये सेमी कोलन लाजमी आएगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इनिशियलाइजेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगली जो चीज आ रही है वो कंडीशन आ रही है, कंडीशन के बाद भी आपका सेमीकोलन होना लाजमी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कंडीशन वाला मामला क्लोज हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आएगा। और यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट है तो वही वाली बात, आप बेशक जो है वो अ, ये बॉडी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाने होंगी ताकि बॉडी रिप्रेजेंट हो सके। और अगर एक स्टेटमेंट दिया है तो जिस तरीके से इफ के अंदर आपको बताया गया था कि वो टू पार्ट के अंदर यही देखता है कि मुझे पहला स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिल गया, जहां पहला स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिल गया वो उसका ट्रू, वहां तक उसका ट्रू पार्ट है। तो अगर किसी ने गलती यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया तो वो इसको ही ट्रू सपोज करेगा, इसको वो ट्रू सपोज नहीं करेगा, ये रेस्ट ऑफ द बॉडी कंसिडर की जाती होती। तो बात सादा लफ्जों में कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, देन देयर इज अ बॉडी। तो इसकी एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होगी, देन कंडीशन परफॉर्म होगी, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट हैं ये परफॉर्म एग्जीक्यूट होंगी। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के फौरन बाद जाएगा ये फोर्थ स्टेप पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस प्लेस पे आएगा। यहाँ पे जो भी काम का हुआ है आपने ये वो वाला एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, देन ये सेकंड स्टेप के इस पोजीशन पे आएगा, और ये फ्लो इसी तरीके से रहेगा। मतलब फर्स्ट टाइम जो इसका फ्लो होगा वो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अगली दफा से रेस्ट जितने भी टाइम्स आ रहे हैं इसका फ्लो होगा 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। जैसे कि आपको एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसके अंदर इंट एक वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसका बॉडी, जिसका स्कोप क्या होगा इस लूप के अंदर तक होगा, क्योंकि ये इस लूप में डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो इस लूप तक है, इसके बाहर मुझे आई नहीं मिलेगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, ये सेमीकोलंस आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इनिशियलाइजेशन वाली एक्टिविटी यहाँ खत्म हुई, कंडीशन वाली एक्टिविटी यहाँ खत्म हुई, और ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, और आपको नजर आ रहा है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहले जैसे कि आई इज इक्वल टू 1 बिल्कुल से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 बिल्कुल ऐसी ही है, तो बॉडी में आया, उसने 1 को लाइन मतलब एंटर किया और आपको 1 प्रिंट कर, ये 1 प्रिंट हुआ। ऊपर गया तो सबसे पहले ये इंक्रीमेंट का काम है, जस्ट इंक्रीमेंट है, इसने इंक्रीमेंट किया, आपकी आई की वैल्यू क्या होगी 2, 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, जी बिल्कुल लेस देन इज इक्वल टू 10 है। अंदर बॉडी में है, बॉडी एग्जीक्यूट की, 2 प्रिंट हुआ, ऊपर किया, इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, जी बिल्कुल है, ओके गो अहेड। अंदर बॉडी में आया, इसने 3 प्रिंट किया, फिर ऊपर किया, वैल्यू होगी 4, और इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा एंटिल ये 10 प्रिंट कर दे। जब 10 प्रिंट करके ऊपर जाएगा वैल्यू हो जाएगी 11, 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, नहीं जी 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी फॉल्स कर जाएगी, जैसे ही सॉरी कंडीशन फॉल्स कर जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स करेगी तो ये इस ट्रू पार्ट में नहीं आएगा, इसके बाहर आ जाएगा। बाहर जो भी स्टेटमेंट है ये उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा एज अ सीक्वेंस स्टेटमेंट, अपने प्रोग्राम को नॉर्मल फ्लो के अंदर एग्जीक्यूट करता हुआ प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गुड बाय लिखा था तो ये गुड बाय प्रिंट होगा और प्रोग्राम आपका एंड कर जाएगा। तो अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूं तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली मैंने जब गिना तो ये 10 दफा एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये जो 4 वाली स्टेटमेंट है ये एक्चुअली 11 बजे 11 टाइम एग्जीक्यूट होगी, एक टाइम ज्यादा। क्यों? क्योंकि फॉल्स वाला सिनेरियो भी तो यही एग्जीक्यूट हो रहा है ना, कंडीशन फॉल्स होगी तो इधर से बाहर निकलेगा, तो ये एक दफा ज्यादा एग्जीक्यूट होगी इस बॉडी से। दूसरी बात, आपके पास ये जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, ये कंडीशन का पार्ट है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, फोर लूप के अंदर ये ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्जी ये दें या ना दें। नहीं देंगे तो भी आपका फोर लूप काम करेगा, देंगे तो भी आपका फोर लूप काम करेगा। आप कहेंगे जी अगर कंडीशन नहीं देते तो फिर क्या होगा, अगर आपने कंडीशन नहीं दी तो ये इसको एज अ ट्रू कंसीडर करेगा। कंडीशन के अंदर भी इसका मकसद यही है, अगर यहाँ पे जीरो है तो चीज फॉल्स है, अदर देन जीरो कुछ भी है, खा वो एम्प्टी भी है, तो भी क्या कंसीडर हो रहा है, एज अ ट्रू कंसीडर हो रहा है, इसने उसको ट्रू कंसीडर करते हुए बॉडी को एग्जीक्यूट कर देना। ओके जी, हम इसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं मजीद। प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मैंने अभी आपसे बात भी की,
और अब इसके एक्शंस भी शो कराते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको टेस्ट कराया, 1 2 3 4। इंक्रीमेंट पहले मैं यहाँ कर रहा था, अब मैंने वो इंक्रीमेंट यहाँ नहीं किया, मैंने इसी सी आउट के साथ एसोसिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पहले क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी कर देगा, क्योंकि ये क्या, ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो उसके बाद आपका एल्दो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये आएगा इधर, देखिएगा नल स्टेटमेंट है, ओके गुड इनफ। तो ये उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, इस पोजीशन पे आएगा, कंडीशन एग्जीक्यूट सक्सेसफुल होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और ये पैटर्न चलता जाएगा। सिमिलरली जैसे अभी हम देख के आए हैं, इसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपको प्रिंट करा देगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है यहाँ नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले करवा दी, ओके गुड इनफ। लाजमी नहीं है कि आपने तमाम के काम यहीं पे करने हैं, अगर आपने पहले भी करवा दिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया, तो इसने आना जरूर है यहाँ, पहला सेमीकोलन इसने देखना है, उसे वहां पे नल स्टेटमेंट रिलीज, नल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन आई 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, बिल्कुल आई लेस देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, सेटिस्फाई करता है, तो ये बॉडी में आया, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस आई, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करो, उसके बाद ये सी आउट वाली एक्टिविटी परफॉर्म करो। पहले इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू क्या होगी आपके पास 2, तो 2 वैल्यू करने के बाद अब सी आउट की एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो आपको प्रिंट क्या मिलेगा, प्रिंट मिलेगा 2। फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल 10, ओके गुड इनफ, अंदर आएगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर प्रिंट करेगा 3, और इसी तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे 10 10 प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करने के बाद देखिएगा 10 लेस देन इक्वल 10 है, ओके अंदर आएगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू हो जाएगी 11, 11 प्रिंट करेगा, जब ऊपर जाएगा तो आप देखिएगा कि 11 लेस देन इक्वल 10 नहीं है, तो आप कंडीशन फॉल्स होगी और गुड बाय आपका प्रिंट हो जाएगा। मतलब 2 से लेकर 11 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है, ये 2 एग्जांपल्स। आई की वैल्यू 3 है, प्री इंक्रीमेंट 4 हो गया, आई की वैल्यू 3 है, पोस्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, पहले 3 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर सी आउट आई कराता हूं तो ये क्या करेगा 4। आई की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो चुकी है तो अब 4 प्रिंट करेगा। मेरा ख्याल है आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी बात। अब हम आते हैं कुछ वैलिड फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के अंदर ये बातें लाजमी पूछ जाती है। जब भी आप किसी जॉब का इंटरव्यू करने जाएं या किसी भी एग्जाम देने जाएं तो लूप्स के अंदर से क्वेश्चन जरूर आता है, और इस तरह के मामला आपको दिखाए जाते हैं, और आपसे आउटपुट के बारे में पूछा जाता है या एरर के बारे में पूछा जाता है। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है कि वो आंसर गलत दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी ये छोटे से कॉन्सेप्ट मिसिंग होते हैं, और इसी के बेस के ऊपर जो ज्यूरी है वो डिसाइड करती है कि नहीं ये बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता। सो ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 4i इज इक्वल टू 10i को आपने 10 असाइन कर दिया, उसके बाद i लिखा, आई यहाँ पे आई की वैल्यू चेक होगी, जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं होती ये काम चलता रहेगा, अगर मतलब 0 नहीं आती, क्योंकि अदरवाइज तो ये 0 के ऊपर ये फॉल्स कंसीडर करता है। अदर देन 0 यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो क्या कंसीडर हो जाएगा, ट्रू। तो इसने इसे ट्रू कंसीडर किया, बॉडी में आया, आई की वैल्यू प्रिंट की, ऊपर किया डिक्रीमेंट, 9 हो जाएगी, 9 सेटिस्फाई प्रिंट, 8 सेटिस्फाई प्रिंट, 7 सेटिस्फाई हो गया प्रिंट, चलता जाएगा। जब ये वैल्यू 1 1 प्रिंट करेगा, 1 के बाद एक माइनस होगा तो 0 हो जाएगी, 0 नहीं सेटिस्फाई नहीं हो, अब लूप आपका बाहर निकलेगा, मतलब 10 से लेकर 1 तक तमाम वैल्यूज आपकी प्रिंट कर देगा। हम इधर आते हैं, यहाँ पे कंडीशन पार्ट आप देख रहे हैं, आप कहेंगे ये क्या है जी, हमारा इससे कंप्यूटर को, कंपाइलर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन ही दे रहे हैं। कंपाइलर कहता है जो भी स्टेटमेंट इस पोर्शन पे है पहले लूप में आते हुए मैंने इस चीज को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। मुझे इससे कोई कंसर्न ही नहीं कि आपने यहाँ पे क्या दिया, ये आपका लॉजिकल मामला है कि आप इधर क्या देना चाहते हैं, अपनी लॉजिक जो भी बनानी है बना। सो वो इस पार्ट पे आएगा, आई की वैल्यू फर्ज किया आपने जो भी दी हुई थी, 5 दी थी, 7 दी थी, 3 दी थी, 1 थी, फर्ज किया ये 1 थी, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 4, ओके सेटिस्फाई कर दिया। नहीं भी करता, फॉल्स भी है तो भी कोई मसला नहीं, किसी को असाइन नहीं हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी मजीद नहीं। उस केस के बाद यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू चेक करेगा, जे इज जे असाइनमेंट ऑपरेटर 5, तो 5 की वैल्यू जे को असाइन कर देगा। जब ये वैल्यू इसको असाइन करेगा तो हर सूरत में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, हर सूरत में इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन।
तो बॉडी में आएगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट, आई की वैल्यू जो आपकी थी वो प्रिंट हो जाएगी, वो 5 थी 7 थी जो भी थी वो प्रिंट हो जाएगी। ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जे इज इक्वल टू जीरो, असाइनमेंट ऑपरेटर जे, जीरो वैल्यू जे को असाइन कर दो, जे को जीरो असाइन। अब दोबारा इधर आएगा, जे को अब क्या असाइन कर रहा है 5, कंपैरिजन नहीं हो रहा, जे को 5 असाइन हो रहा है, दोबारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये लूप आपका चलता जाएगा, जिसको आप इनफिनाइट लूप कहेंगे। तो ये आपको एक लाइन के अंदर जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट करता हुआ दिखाता जाएगा और कुछ देर के बाद आपका सिस्टम बीप करेगा कि ये एक इनफिनाइट लूप में मुझे फंसा दिया। उसके बाद आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 बिल्कुल सेटिस्फाई किया, ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। हेलो प्रिंट होने के बाद ऊपर गया, फिर सी आउट की स्टेटमेंट मिली, सॉरी इसके अंदर मैं गलती कर गया, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको टर्मिनेटर मिल रहा है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या कर रहा है कि इसके ट्रू पार्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या होगा, एक्चुअली होगा क्या कि पहले ये चीज एक्सिक्यूट होगी 1, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 बिल्कुल है, तो इसके पार्ट में आएगा, पहले सेमीकोलन से यहां मिल गया, तो यहाँ पे देख लिया उसने नल स्टेटमेंट है, ओके, अब आ जाएगा इधर इंक्रीमेंट वाली जगह पे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी इसने इसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे इस टाइम सी आउट की स्टेटमेंट है तो सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आई की वैल्यू आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर मिलेगी जो कि 1 है, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा 2, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, बिल्कुल जी 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, देन अगेन आपके पास नल स्टेटमेंट, देन अगेन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वाली साइड पे आया और अब आपके पास जो है वो 2 प्रिंट करेगा और उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा, फिर इधर आ जाएगा, देन आपके पास 2 के बारे में चेक, 3 के बारे में चेक हो जाएगी, जब इंक्रीमेंट करके आएगा 3 4 5 6 अप टू 10 तक वैल्यूज ये प्रिंट करेगा। जैसे ये वैल्यूज प्रिंट करके फारिग होगा, इस लूप से आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, टर्मिनेट करेगा तो आपको हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे ये स्टेटमेंट ये अंदर इंटेंडेड हुआ हुआ है, तो अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि सी लैंग्वेज के अंदर ये जो स्पेसिस हैं, टैब्स हैं, एंटर न्यू लाइन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको सी का कंपाइलर इग्नोर कर देता होता है। ये सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी के लिए है कि आप इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। ये एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन की जगह पे सी की स्टेटमेंट आ गई, तो यहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा कि मुझे कुछ वैल्यू दें, कुछ वैल्यू दें, आप इसे वैल्यू देंगे, आई की जो भी वैल्यू देंगे ये उसके अकॉर्डिंगली चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर आपने आपकी वैल्यू आपने लेस देन 5 दी है तो ये आगे चल इक्वल टू तक ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने वैल्यू 7 8 9 10 दे दी है, कुछ भी दे दी है, तो इस बॉडी में ही नहीं आएगा, प्रोग्राम एंड कर देगा। लेकिन अगर आपने दिया फर्ज किया 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ओके, 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, इसमें 2 का इंक्रीमेंट करेगा, आपकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है जी बिल्कुल 5 है, तो वो फिर बॉडी में प्रिंट करेगा 3, अब फिर ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा 2, तो ये हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है जी बिल्कुल है, तो 5 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ऊपर जाएगा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 लेस देन इक्वल टू 5 है नहीं, तो आपकी वैल्यू आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, मतलब 1 3 एंड 5 प्रिंट होगा व्हेन मैं इसकी वैल्यू 1 देता हूं। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 देता हूं तो ये क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, देन 4 प्रिंट करेगा और उसके बाद लूप से बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आई लेस देन 0, सबसे पहले ये कंडीशन चेक हो रही है और इस कंडीशन के अगेंस्ट आपको 0 मिलो या 1 मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन का केस था। तो इसका कंपैरिजन आई की जो भी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इसने एक्टिविटी परफॉर्म की। यहाँ पे चेक हो रहा है प्लस प्लस आई, वो ऊपर कोई भी वैल्यू आपने ली होगी आई की, मैं फर्ज किया 3 सपोज कर देता हूँ, आई की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू में 3 लेस देन 0 है जी नहीं है, फॉल्स हो गया, तो क्या हुआ, किसी की वैल्यू तो साइन हो ही नहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ, इसकी एक्टिविटी कंडीशन चेक हुई। प्लस प्लस आई, पहले आई के अंदर इंक्रीमेंट करें आप, इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद ये मामला चेक होंगे, 3 की वैल्यू तो ये होगी 4, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5 बिल्कुल जी ऐसी है, तो वैल्यू क्या नीचे बॉडी में आए, आप पहले प्रिंट कराएं, आपकी वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी, ऊपर जाएगा इधर नल है, दोबारा इधर आएगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा पहले और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 की बिल्कुल 4 और 5 प्रिंट हो गया, अब इस दफा 5 प्रिंट हुआ, ऊपर गया, कंडीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आएगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर कंडीशन पार्ट क्योंकि यहाँ पे नल स्टेटमेंट, दोबारा इधर आएगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, 6 होगी, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है नहीं जी ऐसा नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, आप लूप से बाहर। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेमीकोलन है, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, डजंट मैटर,
ये एक इनफाइनाइट लूप जरूर बन गया, लेकिन ये चलता जाएगा, आपको बार बार हाई 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 करता हुआ प्रिंट करना है। और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, सेमीकोलन एक उसके बाद भी नजर आ रहा है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो भी नल है। तो ये प्रोग्राम एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और कुछ कोई एक्टिविटी भी नहीं करेगा। कुछ देर के बाद आपको सिस्टम बीप करता हुआ आवाज देगा कि मैं इनफाइनाइट लूप में फंस गया हूँ, और आपको हेलो प्रिंट हुआ हुआ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, जो कि ये ट्रू पार्ट के अंदर आपने नल स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है फोर लूप के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लिखने के तरीके कार हैं, उससे बड़े अच्छे तरीके से आप फेमिलियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि जो अगले दो लूप्स हैं वो क्या कैसे काम करते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारा पास जो अगला है वो वाइल एंड दूसरा डू वाइल लूप है। माते वही तीन है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सिनेरियो। इनिशियलाइजेशन का जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं करेक्टर के हिसाब से करें, कंडीशन भी उसी हिसाब से लगाएंगे, और जो क्लोजिंग क्राइटेरिया है वो भी आपको मेंशन करना होगा। तो इनके प्लेसेस हैं। नॉर्मल प्लेस जो इसकी बिल्कुल जो नॉर्मल मतलब ये कि सच नहीं, इनिशियलाइजेशन तो होगी उसकी पहले ही आएगी। वाइल के अंदर यही सिंटैक्स है कि वाइल उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन जो भी आपने देखनी है, और उसके बाद ये अगर एक स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली आपको बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये बॉडी सिंबल लगाना है और उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स आपको देनी है। और अगर बिल्कुल मैं फोर लूप के अकॉर्डिंगली इसको मैच करना चाहूँ, तो बिल्कुल इसके निकलते हुए आखिरी एंड के ऊपर बिल्कुल आखिरी काम आपने इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या क्लोजिंग क्राइटेरिया जो भी आपने देना है, कोई वेरिएबल इनपुट लेना है, कोई भी चीज लेनी है, तो वो वहां यहाँ पे लेते हुए आपने ऊपर मूव कर जाना है। या कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये वाला एक्टिविटी परफॉर्म होगी, देन कंडीशन, बॉडी एग्जीक्यूट, ये कंडीशन परफॉर्म होगी, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर निकल आ जाएंगे और आपकी स्टेटमेंट। तो डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही, ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद जो क्लोजिंग क्राइटेरिया वो आप परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद आप कंडीशन पे आएंगे। वाइल आप कंडीशन लिखी हुई है और इसके आगे सेमी कॉलन लगाना बड़ा जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये फ्लो इसी तरीके से इनिशियलाइज करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपका क्लोजिंग क्राइटेरिया के हिसाब से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी आपने मामला दिया वो चेक करेगा, वो आपसे लेगा, और यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होती है, देन ये डू के बाद जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन कंडीशन ट्रू होती है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके बाहर निकल आएगा। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि ये प्रोग्राम डू वाइल कम से कम एक दफा जरूर चलेगा, जबकि वाइल लूप या फोर लूप के लिए लाजमी नहीं है कि वो एक दफा भी चले। कंडीशन ट्रू होगी तो चल पड़ेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये एक दफा लाजमी लाजमी एग्जीक्यूट होता है। सॉरी। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मेरा ख्याल 6 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी हैं, ताकि आप प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो पहली एग्जांपल ये है कि आप बेस ले लें और पावर लें और मुझे उसका आंसर दें। जैसे कि 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। बेस पावर जितनी भी पावर होती है, बेस उतनी टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s आर 9, 9 3s आर, एंड देन 9 में उसे 3 3s आर 9, तो दोनों का 81 आपका आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर हमें बेस भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए। तो हमने पहले यूजर से ले ली बेस, बी के अंदर बेस ले ली, पी के अंदर उसकी पावर ले ली। काउंटर के तौर पे हमने चलाना है कि बेस ने कितनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होना है। तो ये मल्टीप्लाई का काम है, एक सम होता है और एक मल्टीप्लीकेशन है। सम के लिए आप जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 सपोज करें, जबकि मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर आप वो वैल्यू एज अ 1 सपोज करें, क्योंकि आपको पता है कि वो आइडेंटिटी वेरिएबल अंडर एडिशन 0 होता है एंड आइडेंटिटी वेरिएबल अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1 होता है। मैथमेटिक्स का बड़ा इजी कंसेप्ट है, क्योंकि किसी भी चीज में 0 ऐड करने कोई इफेक्ट नहीं आता, और मल्टीप्लाई के केस में किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट आएगा। तो बात करने का मकसद, आपके पास यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इज इक्वल टू पी। पी का मतलब मैं यहाँ पे पी टाइम्स इस बॉडी को एक्सक्यूट कराना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आंसर वाली वैल्यू, आंसर मैंने ले लिया 1, क्योंकि मुझे रिजल्ट कहीं स्टोर कराना है ना। तो मैंने इस बी को बेस को उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4,
4 2 8, 2 की पावर 3 का मतलब है कि बेस 3 दफा मल्टीप्लाई होगी, और बेस में जो आपकी पावर है ये काउंटर के तौर पे काम कर रहा है, आई में हमेशा एक दफा का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं 3 की पावर 4, मैं ये बेस ले रहा हूँ 3 और पावर ले रहा हूँ 4, तो आई की वैल्यू 1 हुई, बेस में आपका 3 था, आंसर में 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, आई का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 होगी, सेटिस्फाई कर रहा है, अंदर आएगा, आंसर में 3 आ चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, देन इंक्रीमेंट हुआ एक का, ये वैल्यू आई की 3 होगी, 3 लेस देन इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाई, अंदर आए। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 आर 27, 27, देन एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, जी सेटिस्फाई करता है। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, देन ऊपर गया, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 5, कंडीशन फॉल्स। अब इस लूप से ये बाहर निकल आया, बाहर निकला है तो जवाब आया बी रेस टू द पावर, इस जगह थोड़ी कम थी तो मैंने नीचे लिख दिया ऐसे कॉन्टिन्यूटी के अंदर, P इज इक्वल टू आंस, तो आपको ये आंसर मिला 3 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू आंस में 81 है, तो 81 आपका प्रिंट हो गया। अगर यही काम मैं डू व्हाइल लूप से करूं तो क्या है, इनिशियलाइजेशन को पहले ले जाऊंगा, सॉरी व्हाइल लूप से इनिशियलाइजेशन को मैं पहले ले जाऊंगा, कंडीशन के अंदर ये कंपोनेंट कंडीशन का लगा दूंगा, और इस स्टेटमेंट के बिल्कुल जाने से आखिरी काम में इसमें ये इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो मेरा ये व्हाइल लूप से भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए। तो ये देखेंगे मैंने व्हाइल लूप से भी यही एक्टिविटी परफॉर्म की, व्हाइल आई लेस देन इज इक्वल टू पी, ये इनिशियलाइजेशन पहले कर, और इस बॉडी से निकलते वक्त ही मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। तो अगर आपको फोर लूप से कहा जाए या व्हाइल से कहा जाए, आप बड़े इजीली इसको कर लेते हैं, और ये आपका आंसर भी कैलकुलेट हो गया। ये इसका फ्लो मैंने आपको बता दिया था कि यही फ्लो, ये फ्लो चार्ट की सूरत में भी आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया। वो टेबल वाली एग्जांपल, वहां सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट होती है, वो 10 दफा हमने लिखी थी। अगर वो कहता मुझे जो भी टेबल है उसका जो है वो आप 50 तक लिख के दें, तो 50 दफा स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, तो इट्स टोटली डिफिकल्ट। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि भाई आप कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट लें, जैसे कि वो वैल्यू आपको देगा, आपने लूप चलाना है उस वैल्यू तक जहां तक उसने प्रिंट करवाने के लिए कहा है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे कह दिया कि 10 तक प्रिंट कराना, तो मैंने इसे 10 तक चलाया, और मुझे पता है कि हर दफा एक एक का जंप हो रहा है, मैंने आई प्लस प्लस का। उसके बाद मैंने जस्ट ये वही फॉर्मेटिंग अडॉप्ट की, जहां पर मुझे वेरिएबल देना था, जस्ट मैंने वहां दो जगहों पे वेरिएबल की जरूरत थी, आई की, आई यूज किया और एक एन मैंने इस्तेमाल किया, तो ये मेरे पास इस तरीके से इसने पूरे का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया। मतलब पहले एन की वैल्यू प्रिंट की, फर्स्ट किया मैंने 5 दिया था, 5, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये आपको पता है, डब्ल्यू कोटेशन के अंदर ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये आपको पता है कि सेट w2 का मतलब क्या है, कि ये आपकी फॉर्मेटिंग को स्पेसिफाई करता है, और राइट साइड से आपके नंबर्स को लिखना स्टार्ट करता है दो प्लेसेस के अंदर। तो इसने एक डिजिट है तो ये बिल्कुल राइट मोस्ट पे आ गया, और दो डिजिट्स हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो इसलिए ये दिया था। और उसके बाद ये आई की वैल्यू जो कि फर्स्ट शुरू के अंदर 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगी, देन ये स्ट्रिंग कांस्टेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, देन अगेन मैंने सेट w लगाया फॉर्मेटिंग को जरा सिस्टमैटिक करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए। और उसके बाद n मल्टीप्लाई बाय आई, n की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, जब आई के ऊपर जाएगा आई में इंक्रीमेंट होगा, 2 लेस देन इज इक्वल 10, देन अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और ये पूरी की स्टेटमेंट जब तक 10 नहीं होता ये इसी तरह चलती जाएगी। हमने एक सी आउट एक्सपोज लगा के एक स्टेटमेंट से ही अपना तमाम एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, तो ये एक्टिविटी बड़ी आसान होगी एज कम्पेयर टू जो हमारे पीछे मामला देखा, जो पहली मोटिवेशन वाली स्लाइड में देखा कि वहां पे हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, तो लूप का ये हमें बेनिफिट हो गया। आगे हम आते हैं जनाब अगले प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे सीरीज के सम की बात की जा रही है कि सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट करें। सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मामला है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर यूजर देगा वहां तक आपने सम कैलकुलेट करना है। मैं वही अभी जो शुरू में आपको कहा था 1 + 2 + 3 अप टू 10 था, तो 10 तक तो इजी है, लेकिन अगर वो 50 100 या कुछ भी वैल्यू देता है तो उस मामले में हमें कैसे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे हमने उसे 1 से स्टार्ट किया, जो वैल्यू n तक उसने दी थी वहां तक, और 1 का स्टेप, तो सम हमने शुरू में ले लिया। मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, सिफर, सिफर प्लस इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू शुरू में 1 है, तो सम में आपका सिफर है, सिफर प्लस 1, आंसर सम के अंदर 1 स्टोर हो गया। अगली दफा यहाँ पे 2 आई, 1 सम में 1 पड़ा है, 1 + 2
3 आसाम में आपका 3 स्टोर हो गया। और इसी तरीके से ये आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये वैल्यू स्टोर करता जाएगा, एट द एंड सम आपको वैल्यू दे देगा 55। ये इसका फ्लो चार्ट आ गया, ये इसकी आउटपुट आ गई। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है कि आपको वो कहते हैं कि मुझे जनाब अली आस्की कैरेक्टर्स का पूरा टेबल प्रिंट करके देंगे, जिसके अंदर आस्की जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हैं और जिनका आस्की कोड है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमने इसके लिए सिंपल सा एक छोटा सा काम किया, छोटा सा प्रोग्राम। आई ये फोर से भी बन सकता है, वाइल से बनता है। मैंने इस दफा सोचा वाइल लूप को जरा थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखा दें। इनिशियलाइजेशन पहले कर दी। आई तो हमें पता है आज की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करती है और 255 तक जाती है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 255 की तरफ हमने अप्रोच किया और एक एक का इंक्रीमेंट बॉडी के अंदर ही करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को प्रिंट कराया, साथ ही आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट क्या दिया कर दो। और यहाँ पे मैंने उसका कैरेक्टर भी जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दी, कैरेक्टर आई। तो ये आई की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे जो उसके साथ एसोसिएटेड कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 65 का जो कोड है वो ए प्रिंट हो गया। अच्छा, बास कंपाइलर्स के ऊपर छोटा सा इशू आएगा कि आई प्लस प्लस के अंदर ये वैल्यूज का थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो आप इस बेशक आई प्लस प्लस को उसके बाद लिख देंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपकी वैल्यू सही प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि कैपिटल ए का जो कोड है वो 65 है। उसमें बास कंपाइलर ये करते हैं कि पहले ये जो इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं, उसके बाद सी आउट पूरा परफॉर्म करा लेते हैं। ये एक छोटी सी कंफ्यूजन आ सकती है लेकिन बहुत कम कंपाइलर्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं CHARI, ये क्या किया मैंने, ये एक्सप्लिसिटली मैंने जो नंबर था इंटीजर टाइप उसकी वैल्यू को कहा कि यहाँ पे नंबर कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे उसको कंसीडर करना है आपने कैरेक्टर टाइप। तो इसने एज अ कैरेक्टर उसको कंसीडर किया, वो वैल्यू 0 थी तो 0 का कैरेक्टर जो था वो आ गया, 1 के केस में 1 का कैरेक्टर आ गया एंड 65 के केस के अंदर कैपिटल ए आ गया, 97 के अंदर कैपिटल सॉरी स्मॉल ए आ गया, 32 के अंदर आपके पास जो है वो ब्लैंक स्पेस होती है वो आ गया, एंटर होती है ब्लैंक स्पेस होती है। बहरहाल ये आपका जो है वो तमाम का तमाम जो है वो आस्की टेबल प्रिंट हो गया। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। ये फैक्टोरियल की एग्जांपल है, इसके अंदर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, अगर वो 5 है 7 है 10 है, किसी भी नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है तो दो तरीके हैं। मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आप ग्रेजुअली डाउन करते हैं, या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। आसानी के लिए मैंने कहा आपको रिवर्स ऑर्डर में ना चलाऊं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलें। 1 से स्टार्ट किया टिल उस नंबर तक जा रहे हैं और तमाम दफा वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टोर वैल्यूज करनी है हमने कहीं पे मल्टीप्लिकेशन के सिनेरियो के अंदर। तो अभी बात हो चुकी है कि आपने किस तरीके से स्टोर करनी है उसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को इस्तेमाल करके, और उसके अंदर वैल्यू इनिशियली तौर पे क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक लिया फैक्ट, उसको 1 दे दिया। एन एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर से इनपुट ली किस नंबर का आप वो कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं फैक्टोरियल, और आई एक वेरिएबल आ गया जिसको हमने स्टार्ट किया 1 से, आई लेस देन इज इक्वल टू एन। मतलब ये काउंटर है, पहले 1 होगी वैल्यू, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। अगर आपने एन की वैल्यू 5 दी तो फिर 5, 7 दिया तो ये 7 तक जाएगा विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। फैक्ट में आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फैक्ट में 1 चला गया। अगली दफा इंक्रीमेंट करके जब आया तो ये 2 होगी वैल्यू, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ओके गुड इनफ। फैक्ट में 1 पड़ा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया आपके पास 2, फैक्ट के अंदर 2 स्टोर कर दो, 2 स्टोर हो गया। इंक्रीमेंट हुआ आई के अंदर, आई की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, जी गुड इनफ। बॉडी में आई, फैक्ट के अंदर आपके पास क्या पड़ा है जनाब, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आया 6। आप ऊपर जाएं बॉडी में इंक्रीमेंट करें, आपकी वैल्यू क्या होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, गुड इनफ। तो आपकी बॉडी में क्या पड़ा था 3 टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 देन आप अगेन ऊपर जाएं इंक्रीमेंट करें, आई की वैल्यू क्या होगी 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है जी बिल्कुल है। तो बॉडी में आई, फैक्ट के अंदर आपके पास क्या मौजूद है बेटा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, 120 ऊपर गए इंक्रीमेंट करें, आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बॉडी में आप आए एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो फैक्ट की वैल्यू है वो आपने प्रिंट कर दी, जिसके अंदर 120 आंसर है वो आपने प्रिंट कर दिया। यही काम अगर मैं व्हाइल लूप से करूं तो मुझे क्या कंडीशन को बाहर निकालना है,
सॉरी, इनिशियलाइजेशन को बाहर निकालना है, कंडीशन को उसी वाइल के साथ एसोसिएट कर देना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मुझे बिल्कुल आखिरी जाते हुए परफॉर्म कर देना है। तो ये बिल्कुल उस तरीके से मैंने कोड लिखा और मेरा ये वाइल से भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नामों का फर्क है, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सही डेवलप हो जाए तो आप नहीं कर रहे थे। ये मेरी लास्ट एग्जांपल, इसको मैंने तीनों तरीकों से करने के लिए यूज किया और बड़ा इंटरेस्टिंग से एग्जांपल बनाने की कोशिश की है। आल्दो यहाँ पे छोटा सा मैंने डू नेस्टेड लूप का भी जिक्र कर दिया, जबकि मेरा अगला जो लेक्चर है वो पूरे का पूरा नेस्टेड लूप को ही कवर कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है वो भी, तो लाजमी उसको भी देख लें। यहाँ पे क्या है कि आप टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एज एन इनपुट टिल यूजर वांट्स, जब तक यूजर चाहता है वो नंबर देता है, आप लेते रहे, आप उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उसको देते हैं। ये नहीं है कि हर दफा यूजर को आके दोबारा प्रोग्राम चलाना पड़ता है, प्रोग्राम चलाना पड़ता है, प्रोग्राम चलाना पड़ता है, बड़ा एनोइंग सी पोजीशन हो जाती है। तो इसको क्या मामला होना चाहिए, इसका एक कंटिन्यू प्रोग्राम हो जाए, चलता जाए, जब तक यूजर चाह रहा है वो प्रोग्राम चलता जाए, जब यूजर कहे मैं आगे मजीद फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना चाहता किसी नंबर का, तो गुड बाय कर दें उसे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये तीनों लूपों से मैंने बना के आपको दिखाया, दो लूप इसमें अगली स्लाइड पे, तीसरा लूप है ये कंटिन्यू हो रही है एग्जांपल। तो कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, तो यहाँ पे हमने इफेक्ट का वही फैक्टोरियल का जो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा, सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है, इसमें कोई फर्क नहीं, यही सब कुछ है, ये एन भी वही है, ये सब कुछ वही है। इसके ऊपर ये इनिशियलाइजेशन से आप बिल्कुल ये सी आउट से ऊपर यहाँ पे एक लूप की जरूरत है जो इसको कवर करे, जो ये तमाम एक्टिविटीज को दोबारा रिपीट करवाए, रिटर्न से पहले वाली, ये तमाम का तमाम कोड हमने उठाया, एज इट इज वहीं कॉपी कर दिया, इसके ऊपर हमने एक और लूप लगा दिया जो नेस्टेड लूप चला रहा है, जो ये कंट्रोल करेगा ये लूप कब तक चलेगा, जब जब भी वो आएगा इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरू में हमने एक कैरेक्टराइज वेरिएबल ले लिया वाई, सी एच में हमने वाई दे दिया, कैपिटल वाई भी वैल्यू आ सकती है, स्मॉल भी आ सकती है। ओके, हमने उसे चेक कर लिया कि यूजर कैपिटल तो नहीं दिया या स्मॉल के साथ तो नहीं आया, और का ऑपरेटर है, दोनों में से जो भी वैल्यू है वो अंदर आएगा। शुरू में पहले तो इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ कर ली है, कंडीशन हमारी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जानी है, हम अंदर आए, हमने यही फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो एग्जीक्यूट हुआ एज इट इज, और आपको नंबर डिस्प्ले कर दिया उसने। उसके बाद यूजर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप वाई दें या एन दें, यूजर को वाई देगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर देगा तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा। लेट्स सपोज यूजर वाई देता है, तो सी इन करा लिया आपने, सी एच वाई दे के जैसे उसने एंटर किया, यहाँ पे आया सी एच की वैल्यू वाई है, खा उसने स्मॉल एंटर किया या कैपिटल वाई एंटर किया, कंडीशन सेटिस्फाई, दोबारा आपसे उसने वैल्यूज ली, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, फिर डिस्प्ले कराया, दोबारा आपसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने कहा यस, अगेन दोबारा ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई, और आपने कहा नो, तो उसने क्या किया, यहां से बाहर निकला, ये लूप क्या कर गया, टर्मिनेट किया, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट प्रोग्राम। सेम काम डू वाइल से भी करवा रहे हैं। डू वाइल से क्यों हो सकता है, क्योंकि देखें एक दफा तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी ही करवानी है ना, उसके बाद यूजर से पूछना हाँ भी तुम ये चाहते हो कि नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पे डू वाइल भी हमारा साथ देता है। और जब हमने एक दफा करवानी तो बेहतर है हम डू वाइल का सहारा लें, जब एक दफा होनी ही होनी तो कंडीशन तो बाद में चेक हो सकती है, बाद में ही करवानी है तो बाद में कराएंगे। तो इसके अंदर वही कंडीशन के बाद वाइल के बाद मैं आपको याद करा रहा हूँ कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेम कोड यहाँ पे आ गया, कोई मसला नहीं, सिर्फ कंडीशन इसकी पीछे आ गई और ये एज इट इज एग्जीक्यूट हो। फॉर के स्टाइल में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होगी, यही कंडीशन एज इट इज आ गई, सेम बॉडी आ गई। हाँ, यहाँ पे सीन मैं यहाँ पे भी ले सकता था, लेकिन मैंने जान के सीन की स्टेटमेंट यहाँ इस पोजीशन पे ले ली, जैसे ये सीन करवाएगा कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन अब ये नो कह देता है तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, फोर लूप से बाहर निकलेगा, रिटर्न जीरो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंटर नंबर 5, आपने 120 इसका आंसर दे दिया, उसके बाद का कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपने कहा यस, वो अपने वैल्यू दी 6, उसने इसका 720 आंसर दे दिया, उसके बाद पूछा आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपने कहा नो, बाहर निकल आया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ एक्सरसाइज में आपको देने जा रहा हूँ, ट्राई करें इसे, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस भी करने जाऊंगा, तो उसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन उस सोल्यूशन के ऊपर फौरी ना जाएं, आप खुद ट्राई करें इसे। असल जो चीज होती है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आपको बेशक बड़ी लग रही होती है, कम्प्लेक्स लग रही होती है, लेकिन सोल्यूशन इतना कम्प्लेक्स नहीं होता। आपको अपनी मेथोलॉजी को, लॉजिक को बेहतर करना है, स्टेटमेंट देख के पैनिक नहीं कर जाना। तो सबसे पहले बेटे इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें,
सोल्यूशन मैं इसका दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे पास मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी खैर आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करें। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका आप सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको देखें। इसका मैंने सोल्यूशन आपको नहीं दिया, ये सादा सा है, इफ का लूप का है, और इसके अंदर कोई नेस्टेड का चक्कर नहीं है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें समझना जरूरी है। ये कमीशन एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय की आपको जिक्र किया गया कि एम्प्लॉय दो टाइप्स के होते हैं, कुछ कमीशन एम्प्लॉय होते हैं जिनको कमीशन की बेस पे आपने रखा होता है, कुछ परमानेंट होते हैं जिनका आप उनका मामला कुछ डिफरेंट होते हैं। कमीशन जितना सेल करेगा उस पे उसको कमीशन मिलेगा। तो आपने ये दो, एक करेक्टर टाइप वेरिएबल ले लेना है, उसके अंदर या सी लेना है या पी एज अ इनपुट आएगी, यूजर देगा। जब सी आएगा तो सी के मामला चलेंगे, जब पी आएगा तो पी के मामला चलेंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी है, इसको भी आप रन करें। और उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का आपको पता चलता जाए। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई बात समझनी है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मेंशन करें, मैं डेली बेसिस पे आंसर करता हूं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर वक्त पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।